नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से हमें दो चार होना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और कानूनी मुश्किलें जिनका हल शायद हम वकील के पास जाकर तलाश करते हैं या फिर हम जो हमारे पास आजकल टेक्निकल मालूमात है उनसे हम लेना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें तो ठीक हैं। हमारा ये प्रोग्राम यानी न्यूज़ 18 उर्दू का ये ख़ास प्रोग्राम वकील साहब आपकी इन तमाम कानूनी उलझनों के हल के लिए एक ख़ास प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, आप उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। आप जब अपने सवाल करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। साथ ही साथ अपने सवाल अगर आप मुख्तसर करें, पहले से उन्हें लिख लें और आपको क्या पूछना है वो एग्जैक्टली अगर आप पूछेंगे तो फिर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जब हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान रहेंगे, जो वकील साहब रहेंगे, वो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। उसके बाद आप अपने जो वकील हैं, अपने आसपास के जो वकील हैं, उनसे फिर आप जाके बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी मशवरा ले सकते हैं, कानूनी मदद ले सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद अहमद नसीम साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। सैयद अहमद नसीम साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे ये यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आज भी हम देखते हैं, आज बहुत सारे लोग कुछ ख़ास एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट या आपसी मामला तय हो जाता है। कितना ज़रूरी है किसी भी ख़ास एग्रीमेंट को करने से पहले, वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, एक कानूनी पर्चा, अगर आपकी ज़बान में कहें, कानूनी पर्चा, कानूनी दस्तावेज़ बनाना, किसी भी वकील से रब्ता करना कितना अहम है? देखिए, ऐसा है ना जी कि एग्रीमेंट की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि क्योंकि आज जो इस हमारे मुल्क में जहाँ तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, तो वहाँ पर आजकल लोग करते क्या है कि कागज़ कुछ दिखाते हैं, प्रॉपर्टी का मैटर ले लीजिए या किसी और मामले में ले लीजिए, तो इसलिए एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और वकील का से राब्ता कायम करना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग करते क्या, जैसे किसी खेत या किसी प्लॉट के नंबर पर वो एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, जी जी। तो वो आप करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के सौदा तय कर लेते हैं, लेकिन जो बेचने वाला है वो उनके साथ चीट कर रहा है और वो नंबर दूसरा है उस अराजी का और दूसरी अराजी की लिखापढ़ी करा देता है, उस पर रजिस्ट्री कर देता है, कब्जा कहीं और दे देता है। तो वकील से राब्ता कायम करने में ये होगा कि थोड़ा पैसा उनका वकील के पास जरूर जाएगा, लेकिन उनसे वो लाखों रुपए की जो उनको धोखाधड़ी उनके साथ होने वाली है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। और एग्रीमेंट जो होगा वो एग्रीमेंट के तहत वो बंधा रहेगा बेचने वाला, या अगर कोई वो फ्रॉड भी करना चाहता है तो वो बंधा रहेगा। एग्रीमेंट के बाद अगर वो धोखाधड़ी करता है तो उसकी देनदारी पूरी उसकी आ जाएगी और उसके खिलाफ जो है वो सिविल प्रोसीडिंग के साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके साथ की जा सकती है। जी, बहुत सही आपने बात कही है कि वकील से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। वकील साहब, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे सवाल भी आते हैं और अक्सर हमने देखा है कि प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से, यानी जायदाद के ताल्लुक़ से, बहुत सारे लोग अक्सर छोटी मोटी लापरवाही कर जाते हैं जिसका खमियाजा आगे की नस्लों को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ख़ास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अगर मैं उसमें लगा रही हूँ तो मुझे बहुत एहतियात करनी है। क्या किन खास बातों का उस वक्त ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पहले तो खुद जाकर और वहाँ के आसपास के लोगों से उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी बेचने वाला जो है वो क्या प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो सही आदमी है या प्रॉपर्टी किसी और की जो फॉरेन कंट्री में कहीं रह रहा है, उसका कोई रिश्तेदार जो अपने आप को मालिक बनाकर प्रॉपर्टी बेच रहा है। हम जिससे सौदा कर रहे हैं या एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो क्या आदमी वो सही है, जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई मुकदमा या कोई केस या कोई बकाया लोन, ऐसी बात तो नहीं है। तो सारी जानकारी करना चाहिए और इसके लिए वकील से बेहतर कोई नहीं मिलेगा, तो अपने इलाके के किसी अच्छे वकील से मुलाकात करके राब्ता कायम करे और वो उस वकील के जरिए, ताकि वकील उस प्रॉपर्टी के बारे में भी मालूमात कर ले,
साथ ही साथ उस जो कागजात दिखा रहे हैं उन कागजात के बारे में मालूमात कर लें, क्योंकि आने वाले नस्लों को फिर इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि आज हम धोखा खा जाएं और फिर हमारे बच्चों को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। बिल्कुल। क्योंकि आज बेचने वाला बेच कर चला गया, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में कोई भी एग्रीमेंट या रजिस्ट्री होती है जी। तो वहां इस बात का कोई डॉक्यूमेंट, आज भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इतने कानून, नए नए कानून रोज बन रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई कानून नहीं है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला अपनी हर तरह की तस्दीक कराए। तो खाली वहां पर जाकर कोई भी आदमी एक रजिस्ट्री का पेपर सबमिट करता है जिसमें वो आराजी नंबर डाल देता है या मकान नंबर डाल देता है कि उसका वो मालिक है, भले ही वो उसका मालिक हो या ना हो, और वो बेच कर चला जाता है, पैसा लेकर रेंट के निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि जब वो साहब रह रहे हैं, कुछ दिन बाद पता चला कि उनका इंतकाल हो गया या उनके बच्चों ने अपना नाम चढ़वाना चाहा, तो एक एलिमेंट पैदा हो गया ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, ये गलत तरीके से बेची गई है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए पहले सारी मालूमात कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसकी है, किससे मिली है, अगर कोई बेच रहा है तो उसकी पुश्तैनी जायदाद तो नहीं है, उसमें और कितने हिस्सेदार हैं, ऐसा तो नहीं कि उसका हिस्सा 10 पैसा बन रहा हो और वो 50 पैसे की रजिस्ट्री कर रहा हो, 50 पैसे का सौदा कर रहा हो, जिससे कल को आने वाली नस्लों को या हमारे जो वारिसान है उनको खमियाजा भुगतना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, और आपसे लगातार हम मशवरा जो है वो लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। मोहम्मद रमजान मेरा नाम है, घाटमुला से, बारामूला। जी 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 बताइए। पर हमारा एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारा रास्ता बंद किया है, जो 100 साल का पुराना रास्ता है। जी जी सर, किसने बंद किया है ये रास्ता? जी जी सुन रहे हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं, घर वाले ने बंद किया है सर। हमें हमें बहुत परेशानी है सर। हमारा एक माला है, 50-100 कनाल जमीन बेकार हो गया है यहाँ। एक बार फिर से बताएंगे, आपका रास्ता किसने बंद किया है? हर धर्मी करता है सर, उसका नाम है बशीर पंडित। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर गरीब रहते हैं, शेख माला बेचारे, उनको जिद करते हैं। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? रमजान साहब आप ये रमजान साहब ये बतावें कि आपका रास्ता जो रोका गया है वो रास्ता रोकने वाले कौन लोग हैं? वो सरकार की तरफ से कोई नहीं, वो कौन है? वो वहाँ पे क्या है? वो कुछ उनका कब्जा है या उनका उधर कोई उनका मकान है? क्या वजह, क्यों रोका उन्होंने? नहीं सर, वो सिविलियन है सर, वहाँ पर घर नीचे रहता है, उन्होंने गाँव का रास्ता बंद किया है। चलिए ठीक है, आपने वजाहत हमें पेश नहीं की है कि किस लिए बंद किया है, क्या वजह है, तो आप एक बार फिर से वो हमें रीजन बताइए, तो वकील साहब उसका जवाब जरूर देंगे। बहरहाल हमें कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी वकील साहब, रास्ता बंद कर दिया है, मेरे ख्याल से किसी पड़ोसी ने उनका रास्ता बंद किया है, तो क्या इस तरह का हक किसी शहरी? नहीं सर, इसी तरह का कोई हक किसी को नहीं है। इसके लिए ये जो जिला प्रशासन है वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाए, एप्लीकेशन वहां के, अगर ये तहसील में रहते हैं कहीं तो तहसील एसडीएम के यहाँ जाए, नहीं तो अगर शहर में रहते हैं तो ये डीएम के यहाँ जाए या एडीएम के यहाँ जाए और एप्लीकेशन दे और वो डॉक्यूमेंट दिखाएं कितना पुराना रास्ता था, तो वो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन उसको खुलवाएगा। ऐसे किसी को भी किसी का हक नहीं है कि किसी के रास्ते को बंद कर दे या किसी के दरवाजे को बंद कर दे। इनकी पूरी मदद पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाए और अपनी पूरी बात रखें। तो बाज़ाब्ता तौर पे इनको शिकायत करनी होगी, इसके बारे में अपने वहाँ मकामी जो इंतजामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी बात रखनी होगी। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, बराए मेहरबानी जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हमारे जो मुख्तलिफ आपका जो सवाल है वो हमारे वकील साहब तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर आपका सवाल भी ज़ाय हो जाएगा, आपका वक्त भी, आपकी कॉल भी ज़ाय हो जाएगी। इसीलिए बार बार दरख्वास्त है कि जब भी कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। बाद में आप हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, वहाँ पर आपके सवाल के जवाब भी आप देख सकते हैं, आपको अपनी आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी। वकील साहब, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना है। हमने बात की कि जब मैं ख़रीदना चाहूँ या अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो किन खास बातों का ध्यान रखे। इसी तरह अगर कोई बेचना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, उसको किन खास बातों का ख्याल रखना होगा मुख्तसर तौर पर?
देखिए बेचने वाले को तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, और अगर उसको विरासतन मिली है या उसने खुद बनाई है, जी तो उसको तो ये देखना है कि जिसको हम बेच रहे हैं वो आदमी कोई गलत आदमी ना हो, जो किसी दूसरे गैर मुनासिब कामों में जो ना लगा हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वाला ना हो कि हम उसको बेच रहे हैं, कल को उसके जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो उसमें लेने के देने इनको पड़ जाए। बिल्कुल। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना प्रॉपर्टी बेचने वाले को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्री करेंगे, अगला आदमी जो खरीद रहा है वो इस बात का पैसा जो वो पेमेंट कर रहा है, चूंकि अब तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, अब तो वो खत्म हो गया कि वो हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा और 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री कर दिया, कह दिया पैसा हमें पहले से मिल चुका है। अब तो 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000 के अलावा बाकी सारा पेमेंट जो है वो आरटीजीएस के जरिए या एनईएफटी के जरिए बैंक के जरिए ट्रांसफर जा होगा, अकाउंट में होगा, तो उसमें कोई ऐसा लपड़े की बात नहीं आएगी। इसमें बेचने वाले को खाली देखना है कि पैसा जो आ रहा है वो किन सोर्सेज से आ रहा है, कोई गलत तरीके से पैसा तो उसके अकाउंट में नहीं डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अहम आपने मालूमात हमारे नाज़रीन को दी है। और देखिए नाज़रीन, यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि आपको आगे दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सैयद अहमद नसीम साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे हैं। आप इनसे अपने सवाल कर सकते हैं। वकील साहब, हमारे पास एक और भी ये सवाल आया है कि मान लीजिए किसी ने कुछ एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट के बाद अब 5 लाख की उन्होंने पगड़ी है, कुछ दुकान के सिलसिले में 5 लाख की पगड़ी उन्होंने एडवांस में दे दी है, लेकिन उन्हें अभी उसका पोजीशन नहीं, मालिकाना हक उसका नहीं दिया गया है। टाल मटोल लगातार हो रही है, 2-2.5 साल इस बात को हो चुके हैं, वो अब क्या करें? देखिए एग्रीमेंट जो होता है मैडम, वो है ना जी, वो 3 साल के लिए होता है। पहले 6 महीने के लिए था, अब 3 साल के लिए है। तो वो 3 साल तक एग्रीमेंट वैलिड है। तो उन्होंने अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है और जिसमें ये 5 लाख का हवाला है, तो इसके लिए वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, और पहले उनको लीगल नोटिस देंगे कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया था और आप हीला हवाली कर रहे हैं, और आप हमसे रजिस्ट्री करने में या परमिशन देने में जो है आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप इतने दिन के अंदर मुझको रजिस्ट्री नहीं देंगे और परमिशन नहीं करेंगे, तो मैं आपके खिलाफ जो है वो सिविल कोर्ट पे सूट फाइल करूंगा। और वो नोटिस भेजने के बाद वो 15 दिन या 30 दिन का इंतजार करने के बाद कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट उनको एग्रीमेंट करने वाले को नोटिस भेजेगी, और अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते तो कोर्ट एक तरफा, और अगर वो पहुंचते हैं तो कंटेस्ट करने के बाद कोर्ट उसको खुद इख्तियार होगा कि वो कोर्ट अपने उसके बिहाफ पर रजिस्ट्री करा सकती है, और कोर्ट डायरेक्शन दे देगी जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई उसको रजिस्ट्री उनको करा देगा और उनको परमिशन दिला देगा। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और वकील साहब से लगातार हम ज़रूरी कानूनी मालूमात जो है वो ले रहे हैं। आप भी जब अपने सवाल करें, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए, उसके बाद आप अपने मकामी तौर पर आपके अपने जो वकील हैं, अपने इलाके के वकील, उनसे ज़रूर रब्ता करें, और उसी के बाद आप कोई कानूनी कदम जो है वो उठाएं। यहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है, सलाह मिल सकती है। वकील साहब, आप जो कि काफ़ी अरसे से इस पेशे से मुंसलिक रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर हम अगर अपने समाजी ताने बाने की बात करें, लाख कानून ने हमें बहुत सारे हक़ दे दिए हैं, फिर भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो कहीं ना कहीं घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। इस मौजू पर मैं आपसे लगातार बातचीत जारी रखूँगी। इस वक्त हमारे कॉलर हमसे सवाल करना चाहते हैं, चलिए पहले उनको सुन लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, सवाल करिए, कहाँ से कॉल किया वो भी बताइए। सवाल करिए। नागपुर से। हाँ, हमारी ननियाली जायदाद है, तो हमारे सौतेले मामू लोग ने बेच डाले है वो जायदाद। तो हमारे जो नाना थे, तो वो हमारे अम्मी के मामू की जायदाद थी, वो पाकिस्तान चले गए, वो खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह बेच डाले। हमारी नानी जो थी, तो हमारी वालिदैन अकेली थी अपनी माँ की, तो वो भी जगह उन्होंने बेच डाले है। क्या चाहती है? तो हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे? जी वकील साहब, आपने इनका सवाल सुना? जी जी, देखिए आपके जो नाना थे वो जब पाकिस्तान चले गए, तो वो प्रॉपर्टी तो कस्टोडियल में चली जाना चाहिए। हाँ, तो जब वो पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कस्टोडियल में चली जाना चाहिए, उसको बेचने का इख्तियार किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो मामू लोग ने बेच डाले, और जो हमारी नानी की जायदाद है वो भी रख ली, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं।
हाँ, तो वो उन्होंने गलत किया है। जो नानी की जायदाद है उसके लिए आप जो है वो वहाँ के अपने मुकामी वकील से राब्ता कायम करें और इसमें सिविल सूट फाइल करें, और सिविल सूट फाइल करने के बाद इसमें आपको आपका जो हक है वो मिलेगा। लेकिन जो आपके मामू पाकिस्तान चले गए, वो प्रॉपर्टी कस्टोडियन में जाएगी, उसको किसी को लेने का राइट नहीं है। अगर आपको भी नहीं मिली है तो आप उसकी शिकायत वहाँ के जिला हुक्काम से कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन जो आपके नानी की प्रॉपर्टी हड़प की गई है उसके लिए बाकायदा आप जो है एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप उसमें बंटवारे का सूट फाइल कर सकते हैं, जिसमें सभी के जितने भी वारिसान उनके हैं उनके कितना कितना शेयर किसका बनता है ये कोर्ट में फाइल करेंगे, सबको नोटिस इशू होगी और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोर्ट फैसले के बाद सबको उसमें हक मिलेगा। अगर कोई हक नहीं देता तो कोर्ट उस पर हक दिलवाएगी आपको। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। आपने काफ़ी तफसीली अंदाज में इनके सवाल का जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। बशीर अहमद नाम है मेरा। जी, वकील साहब से बात करनी है। आपकी बात वकील साहब तक पहुंच रही है, सवाल करिए। वकील साहब से मेरा सवाल ये है कि हमारी एक जमीन है, वो 4-5 कनाल है जी। 10 साल से कब्जा हमारा है। कागज अभी हमारे नाम नहीं हुए हैं, मगर 7 साल से कब्जा हमारा ही है। आज दूसरा फिर उठ रहा है कि ये हमारी जमीन है। इसके बारे में वकील साहब से पूछना है कि कानूनी क्या राय है इसकी, क्या उनका कोई हक बनता है या नहीं? नहीं, ये जमीन आपकी है तो कैसे आपने क्या इसको खरीदा था? आपने इसको इस जमीन को किसी से खरीदा था या आपको वारिस के तौर पे मिली थी? तो शायद उनकी कॉल जो है वो कट हो गई है। तो नाजरीन, जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी आप वकील साहब की बात भी ज़रूर सुनिए। जी वकील साहब, अब इन्होंने पूरी मालूमात तो दी नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि ज़मीन है कई कनाल की इनके पास, लेकिन उसके कागज़ इनके नाम नहीं है। जिस तरह से अभी हम पहले बात कर रहे थे कि कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है, वरना इसी तरह की दिक्कतें पेश आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमको लगता है जी ये सही बात बता नहीं पा रहे थे। जी जी। ये जमीन इनको जो है कि मेरे ख्याल से वारिस के तौर पे इनको मिली है, और चूंकि पुश्तैनी जमीन होगी इनके दादा परदादा की, तो वो कागजात नहीं मिल पाए। इसके लिए इनको अपने तहसील में जाके पुराना खसरा निकलवाना पड़ेगा और पुरानी खतौनी निकलवानी पड़ेगी, जिसको 12 साली बोलते हैं, जो रिकॉर्ड जो शुरू से अब तक का चला आ रहा है। उसमें ये होगा कि इनके दादा परदादा का नाम जहाँ भी होगा तो वहां से ये इलाके के लेखपाल से मिलकर अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। जब जमीन पे दाम दर्ज हो जाएगा तो इनसे कोई जमीन छीन नहीं सकता, और इनको बाकायदा जो कि कब्जे में भी इनके है तो इनका नाम दर्ज हो जाएगा और ये उसके मालिक हो जाएंगे। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, और लगातार आपसे हम कानूनी मशवरे जो हैं वो ले रहे हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। इन ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, सीनियर एडवोकेट सैयद अहमद नसीम साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं और लगातार आप नाजरीन के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। वकील साहब, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में, और जिस तरह से लगातार हम अपने कॉलर से बात कर रहे हैं उनका सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप काफ़ी अरसे से इस पेशे से जुड़े रहे हैं, ख़वातीन के ताल्लुक़ से आपने ख़ुद भी देखा होगा कि क़वानीन हमारे पास हैं, कानून हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी हमारी जो ख़वातीन हैं उनको पता ही नहीं है कि कानून ने उनके लिए कितनी आसानियां दी हैं। इसके ताल्लुक़ से अवेयरनेस लाने के लिए, बेदारी लाने के लिए आप क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, ये सही कहा आपने कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं उनको जानकारी नहीं है कि हमको क्या क्या इख्तियारात मिले हुए हैं और कानून हमारे लिए क्या क्या बनाए गए हैं। लेकिन आज ये है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो होता क्या है कि अगर उनके शौहर उनको परेशान कर रहे हैं तो वो उनको अगर वो छोड़ दिया है या घर पे नहीं रख रही हैं तो उनको मेंटेनेंस का मुकदमा करना चाहिए, जिससे उनका जो नान नफका है वो मिलता रहे। लेकिन वो पहले वो FIR के चक्कर में पड़ के कि वो डाउरी की डिमांड किया, ये किया, इसमें ही पूरा वक्त बर्बाद कर देती हैं। लेकिन चाहिए उनको पहले कि वो
अपने एफआईआर के साथ साथ मेंटेनेंस का मुकदमा करें, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करें। डोमेस्टिक वायलेंस में भी इंटरिम रिलीफ मिलता है और मेंटेनेंस के मुकदमे में भी उनको मेंटेनेंस जो है कोर्ट जो है डिसाइड करती है। तो कम से कम वो अगर अपने शौहर से या अपने ससुराल वालों से या उनके खिलाफ जो जुल्म जिसने भी किया है तो उनके खिलाफ वो मुकदमा लड़ सकती है। तो मेंटेनेंस इधर मेंटेनेंस भी ले सकती है, साथ ही साथ मुकदमा भी लड़ सकती है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। होता क्या है कि शुरू में तो शुरुआती दौर में वो मुकदमे और एप्लीकेशन तमाम यहाँ वहाँ देकर उसके बाद पैसे की तंगी, वकील की फीस से परेशान होकर बैठ जाती हैं और इस तरह के जो औरतों के साथ जुल्म करने वाले लोग हैं या औरतों के साथ नाइंसाफी करने वाले लोग हैं उनके हौसले और बुलंद होते हैं। जी वकील साहब, इस सिलसिले में हमारी आपसे लगातार हम रहनुमाई हासिल करते रहेंगे और हम आपसे ये भी ज़रूर आगे जानना चाहेंगे कि अगर कोई खातून जो है वो फीस नहीं दे सकती है तो उसके लिए कानून ने क्या मदद फराहम की है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे उनकी परेशानी सुन लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए, वकील साहब हैं। बीजापुर, कर्नाटका, बीजापुर से जी। सलीम। जी जी सलीम साहब बताइए। सलीम, मेरा एक मकान था जी गांव में, तो मेरे वालिद ने एक 30 साल पहले वो रहन में डाल दिए थे। हेलो जी जी अपनी बात रखिए। हाँ, तो डाल दिए थे, तो वो वापस देने की बात थी, तो हमको बगैर पूछे के वो बेच डाल दिया है। तो क्या कर सकते हैं क्या वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? देखिए ऐसा ना कि वो मकान जो उन्होंने गिरवी रखा था, तो गिरवी जहां भी रखा तो उसको बेचने का इख्तियार नहीं है कहीं से भी। उसने गिरवी रखा है, वो ब्याज के तौर पर उनसे रकम की वापसी पर उसकी बढ़ोतरी के साथ वो ले सकता था, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को जो गिरवी रखा गया है उसको गिरवी रखने वाले को बेचने का कतई इख्तियार नहीं है। तो अगर उसने बेच डाला है तो वो बाकायदा आप सिविल कोर्ट में मुकदमा करें और जहां से उसने बेचने के बाद नगर निगम या जहां पर भी हो वो दाखिल खारिज कराया हो तो उसको आप कैंसिल करने के लिए वहां पर एप्लीकेशन दें, वहां पर बाकायदा उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें और एक सिविल सूट फाइल करके सिविल कोर्ट में इसमें कि ये प्रॉपर्टी आपके फादर ने जो है गिरवी रखी थी उसको इन्होंने बेच दिया है जो गलत है, और लिहाजा उस बैनामे को निरस्त किया जाए और वो जो रहन की रकम है अगर आप अदा कर सकते हैं तो अदा करके आप अदा करने को तैयार हैं तो आपको मकान आपको वापस दिलाया जाए। और अब उसके लिए वो इतना कर सकता था कि उस रकम की वापसी के लिए आपको नोटिस दे सकता था, रकम वापस लेने के लिए मुकदमा कर सकता था, लेकिन वो मकान नहीं बेच सकता। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सलीम साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप जब हमें कॉल करें तो जिस तरह से अभी हमारे एक दो कॉलर ने हमें कॉल किया, उनके टीवी की आवाज़ बंद थी तो देखिए उनको उनके सवाल का जवाब भी मिल गया। इसी तरह से आप बराए मेहरबानी करिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मैं शहनाज बानो बोल रही हूँ। मैं 3 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने केस को लेके। जी शहनाज, आवाज आ रही है? जी जी, आप वकील साहब से डायरेक्ट बात कर सकती हैं, वकील साहब सुन रहे हैं आपको। जी जी बताएं। हाँ, तो ना 3 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरा केस मेरी दूसरी शादी है, दूसरी शादी। आप बराए मेहरबानी अपनी बात दोहराइए। आपका क्या केस है उसके ताल्लुक से आप पूछिए मुख्तसर तौर पर। जी, मैं 3 साल से मेरे केस को लेके बहुत परेशान हूँ। मेरी दूसरी शादी उनके पापा ने, उनके बच्चों ने मेरे को घर से मार के निकाल दिया और घर में ताला लगवा दिया। मेरे बच्चे और मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरे को कोई रहने का ठिकाना, ना कुछ। वकील साहब का केस चल रहा है पर ना ताला अभी तक नहीं खुलने में आ रहा है मेरा। आपके खाविंद अभी हैं? आपके खाविंद हैं अभी? हाँ, खामिद खत्म हो गए, उनके बच्चे हैं, उन्होंने मुझे बेरहमी से मार के निकाला है, उन्हीं के सामने तो खत्म हो चुके हैं और मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत परेशान हूँ। मैं विधवा हूँ। मेरे वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? आप पूछ सकते हैं, वकील साहब की बात भी सुन लीजिए। जी और अभी तक ताला खोलने का नाम नहीं ले रहा। जी जी, बराए मेहरबानी आप वकील साहब की भी बात सुन लीजिए। आप वकील साहब कुछ कह रहे हैं आपसे। मेरा उसी में
आपने मुकदमा जो किया है वो किस लिए किया है, किस बात का मुकदमा किया है? अगर आपने मुकदमा किस बात का किया है? मकान का ताला खुलने के लिए मेरा हक मुझे मिल जाए सर। मैं उनकी पत्नी हाँ, थी। नहीं तो आप जो है आप डोमेस्टिक वायलेंस में एक मुकदमा फाइल करें अपने सौतेले बच्चों के खिलाफ और उनके और लोग जो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसमें आपको सेक्शन 29 में बाकायदा उसमें रहने की इजाजत तोड़ देगी। साथ ही साथ इसमें आपका अगर आपके शौहर की प्रॉपर्टी है, वो मकान है, तो 50% का राइट उसमें आपका है और आपके बच्चों का है। तो लिहाजा उसके लिए भी आप सिविल सूट फाइल कर सकती हैं और उसमें आप जो है कोर्ट से फरियाद कर सकती है कि इसमें मेरा हक दिलाया जाए। तो इसमें 50% आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा। जी वकील साहब, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही आपने तफसीली तरीके से इनके तमाम सवाल जो थे उसका जवाब दिया है। और नाज़रीन, लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जब आप हमें कॉल करें तो अपना मुख्तसर सवाल, जो असल मकसद है वो आप वकील साहब तक पूछेंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब देखिए, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन को अपने इख्तियारात, अपने हुकूक़ का ही पता नहीं है कि आइन ने उनको कितने आसानियाँ उनको फ़राहम की हैं। फ़ीस से जुड़ी हम बात कर रहे थे कि अक्सर ख़वातीन फ़ीस देने के डर से कानून तक नहीं पहुँच पाती हैं। उनके लिए क्या कुछ कानून ने आसानियाँ फ़राहम की हैं? क्योंकि उसमें जो है ये बाकायदा वो पूरा एक नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है, जो एक अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, एक स्टेट अथॉरिटी है और एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जहां पर बाकायदा मेंबरान बैठते हैं और वो निःशुल्क जो है उनको फ्री जो है हर तरह की सहूलियत जो है मुहैया कराई जाती है। तो वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ये इसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं। तो अगर इस तरह की कोई औरतें हैं या इस तरह के गरीब कोई लोग हैं जिनको वकील को फीस देने के लिए नहीं है, तो वहां पर वो राब्ता कायम कर सकते हैं। वहां पर उनको बाकायदा जो है फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा। एप्लीकेशन दें, जिसके सेक्रेटरी जो होते हैं वो सीजीएम या सिविल जज लेवल के लोग होते हैं, जिसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो इनको बाकायदा पूरी सहूलियत दी जाएगी और पूरा वो मुकदमा जो वकील लड़ेंगे तो उनका जो पेमेंट होता है वो प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है, यानी अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है। तो इसमें ये इनको कहीं से कोई लापरवाही भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको फीस वहां से मिल रही है। लिहाजा वो वहां के अपने जिला अदालतों से इस तरह के मामलों में लोग राब्ता कायम करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे जिन्होंने अपनी अपनी निःशुल्क सेवा बना रखी है कि जो बड़े मुकदमों में फीस देते हैं, लेकिन इस तरह के गरीब लोगों के लिए और उनको मशवरा देने बहुत के लिए ही कारामत और बहुत ही अहम जानकारी वकील साहब आपने हमारे आज तमाम नाज़रीन को दी है कि कानून आपके लिए है और कानून आपकी सहूलत के लिए है। सिर्फ आपको वहां तक पहुंचना है और अपनी मुश्किल रखनी है, आपके मसले का हल ज़रूर मिलेगा। बहुत आपका शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो वालेकुम सलाम। नाम बताइए और सवाल करिए। कह रहे थे जो हमने अभी पहले बात करे थे, तो हमको बताना था जैसा जो आप बोल रहे थे वो पाकिस्तान वाले जो हमारे नाना थे, हमारे अम्मी के मामू थे, वो दोनों बहन भाई की जायदाद थी जो हमारे अम्मी के नाम से आई थी और हमारे नाना ने सौतेली से यानी दूसरी शादी कर लिए थे, तो उन लोग ने ये दौलत ले ली है हमारी और वो देना नहीं चाहते और हम लोग मांगते हैं तो बोलते हैं मारे यानी हमारी अम्मी को भी। जी 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 जी, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब दे दें। जी वकील साहब, ये बताएं, आपके जो नाना और आपके जो नानी आपकी, तो आपके मामू पाकिस्तान चले गए थे ना? नहीं, हमारे मामू पाकिस्तान चले गए, हमारे अम्मी के मामू थे वो, यानी वो दो बहन भाई थे, उनकी जायदाद थी तो हमारे अम्मी के नाम पे आई थी। हाँ, तो आपके अम्मी के नाम जो जायदाद आई थी, उस जायदाद के लिए आप लोग बाकायदा सिविल कोर्ट में कर लिए थे। हाँ, वो नहीं, वो दूसरी शादी, देखिए वो दूसरी शादी कर ले या 3 कर ले, और इस्लाम में 4 शादी करने का, हाँ नहीं दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसमें जो उन्होंने दूसरी शादी किया तो 50% के आपकी जो वालदा वगैरह है वो 50% की हकदार हैं। तो जितना हक उन्होंने दूसरी शादी किया तो उनके बच्चे जितना हकदार वो हैं उतने ही हकदार आप लोग हैं। तो आधे के हकदार वो हैं, आधे के हकदार आप लोग हैं। तो उसके लिए प्रॉपर चैनल से आप बाकायदा अगर आप
गांव में रहती हैं तो अपने तहसील में पहले एसडीएम के यहाँ से आप एप्लीकेशन देकर वहां से निपटारा कराएं, नहीं तो सीधे सीधे आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके सिविल सूट फाइल करके उसमें या बंटवारे का सूट फाइल कर दें आप लोग, तो बंटवारे का सूट फाइल कर जिसका जिसका जो शेयर बनेगा वो कोर्ट डिसाइड कर देगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने पूरी तरह से इनके सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये आगे की कानूनी कार्रवाई जो है अपने वकील से मशवरा करने के बाद करेंगी। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ मोहम्मद रईस हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं। जी सवाल करिए। जी हाँ, तो थोड़ा सा मियाँ बीवी में बन रहा नहीं है, और बीवी की तरफ से ज्यादा जैसे जुल्म ढाया जा रहा है। उनके वालिद साहब वालदा वगैरह शौहर को आके जैसे डरा रहे धमका रहे, यहाँ तक कि मैन हैंडलिंग भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में शौहर क्या करना चाहिए? वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? देखिए इसमें आप पहले तो आप एक काम करेंगे। देखिए हमको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि पहले हम सुलह मसालिहत की बात करें, तो इसमें पहले सुलह मसालिहत की पहले आप जो खानदान के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या मानिंद लोग हैं, उनके जरिए आप सुलह मसालिहत की बात करें। नहीं तो हर जगह शरिया कोड बनी हुई है, पहले आप वहाँ राब्ता कायम करें, वहाँ के जो काजी होंगे बुला के उनको नोटिस जारी करके समझौते की कोशिश कराएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो इसमें आप जो है फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी अख्तियार, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है और मारपीट की जा रही तो आप उनके जो लोग भी परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं। यही आपको इख्तियार मिला है, वरना बकिया इख्तियार तो औरतों को ही मिला है कि औरतें हर तरह के मुकदमे कर सकती हैं और यही उनकी जीत है। तो अगर वो औरत जुल्म कर रही है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। जिसमें धमकी देने का मामला है या मारपीट करने का मामला है, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए पहले आप सुलह मसालिहत करें, सुलह मसालिहत करें। सवाबी काम है, आप उनको समझाने की कोशिश करें, उनका घर फिर से बचवाने की कोशिश करें। घर तोड़ना जो है कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, तो घर को बचाने की कोशिश करें। जी वकील साहब, लगातार आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, ज़रूर हम दोबारा लौट कर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद अहमद नसीम साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं और आप अपने इनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार वकील साहब मौजूद हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। वकील साहब मौजूद हैं। मेरा नाम है फारूक अहमद, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सर। हमें 1971 में जरा इस्लाह से जमीन मिला है एक कनाल कास्ट में। जी। दफा 4 दफा 8। जी। अब वो मैं बेचना चाहता हूँ एक कनाल जमीन। जब मैं तहसीलदार के पास गया, उन्होंने बोला ये बेच नहीं सकते, ये खाली कास्ट के लिए है। हाँ, आप मैम उसका जवाब मुझे चाहिए। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? देखिए जो कास्ट के लिए जमीन दी जाती है, वो जमीन जो है एक तरह से इसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है मदद के तौर पर, कि आप उसको जोतिए, बोइए और उसको खाइए। तो वो जमीन चूंकि आपको दी गई है एक मदद के तौर पर, तो उसको आप वो जिंदगी भर गवर्नमेंट की ही जमीन रहेगी, आपको उसको बेचने का हक नहीं है। आपके लिए और आपके वारिसान के लिए वो ताजिंदगी रहेगी, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते। ये आपको मदद के तौर पे दी गई है। जी शुक्रिया वकील साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से लगातार हमारे नाज़रीन हमें कॉल कर रहे हैं, आप नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे घरेलू तशद्दुद या नाइत्तिफाक़ी की, अगर सही मायनों में कहा जाए तो फैमिली कोर्ट कितना अहम रोल इन तमाम मामलों में अदा कर सकती हैं? देखिए फैमिली कोर्ट जो पूरे हिंदुस्तान में बनाई गई, तो पहले तो पूरे एक बड़े शहरों में ही फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, फिर तमाम हर शहर में हुई, और अब तो नौबत ये है कि एक एक जिले में, जैसे इलाहाबाद में ही 5 फैमिली कोर्ट है। तो इससे आप अंदाज लगा सकती हैं ना जी कि कितने मामला बढ़ रहे हैं और शौहर और बीवी के दरमियान। तो इसका अंदाजा इसी में लगा जा सकता है। तो और उसमें भी इतना ज्यादा रश है कि जिसको कहा नहीं जा सकता।
ये है कि फैमिली कोर्ट में आने पर चूंकि ज्यादातर मुकदमे औरतों के हक में होते हैं, वहां पर औरतें मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती हैं, या अगर दोनों की शौहर मियाँ बीवी की नहीं बन रही है तो वो सेक्शन 3 तलाक एक्ट में भी मुस्लिम तलाक में आ सकती है। हस्बैंड को भी अगर तलाक हो चुका है तो डिक्लेरेशन में आ सकता है, लेकिन वहां पर पहले काउंसलिंग की जाती है। कोई भी मुकदमा दाखिल होता है तो दूसरे फरीक जब उसमें हाजिर हो जाता है तो तमाम मेंबरान हैं जो पैनल में होते हैं उनके सामने काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, और कई मरतबा उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि इनका घर न टूटे और दोनों के बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि मुकदमेबाजी अच्छी चीज नहीं है। और कोशिशें होती हैं और देखा भी गया है कि काफी हद तक जो है करीब मैं समझता हूँ 15-20% मुकदमों में जो है वो सुलह हो जाती है और घर पे से बच जाते हैं। और फैमिली कोर्ट का मतलब ये कहा जाए बहुत ही अहम रोल है, और फैमिली कोर्ट में काफी लोगों को राहत मिल रही है। फैमिली कोर्ट से बहुत से घर बच रहे हैं जी, और इसीलिए हमने आपसे ये बात पूछी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक ख़ास तरह का जो माइंडसेट हमारे समाज में बनता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे में फैमिली कोर्ट काफ़ी अहम हो सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। मैं मोहम्मद रिजवान अररिया सोनापुर से बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, अपना सवाल करिए सर। मेरा सवाल ये मैडम कि मेरे वालिद साहब जमीन वसीयत किए थे 2015 में जी। उसके बाद वो डेथ कर गए और उसका जो सो खारिज दाखिल के लिए हमने अपने हल्का कर्मचारी के पास गया तो उनका कहना है कि ये जो सो इसमें प्रोवेट लगेगा और तब उसके बाद होगा। हम लोगों ने कहा कि शायद मुस्लिम लॉ में प्रोवेट नहीं है तो इसको खारिज दाखिल करने का जो सो कर दिए, तो वो काम अभी तक हम लोग का बाकी है, नहीं हो रहा है। दूसरी उस जमीन का पोर्शन कुछ हमारी बहनें जो है वो बेच रही है, तो जिसके वजह से ये काम कैसे हो और हम ये अपने नाम कैसे करवाएं, इसके लिए थोड़ी जानकारी देना। जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, वकील साहब मौजूद हैं, आपके सवाल का वो जवाब देंगे। जी वकील साहब। देखिए रिजवान साहब, ऐसा है कि इसमें पहली बात तो आपकी जो बहनें हैं वो उसमें जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, जब तक वो मालिक नहीं बनेगी तब तक वो बेच नहीं सकती। तो जब तक वो मालिक नहीं बनेगी वो खुद नहीं बेच सकती। दूसरी चीज जो आप वसीयत बता रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड वसीयत थी तो रजिस्टर्ड वसीयत अगर हुई है, जो रजिस्ट्रार क्या हुई है, तो वो रजिस्टर्ड वसीयत के बिना पर वो दाखिल खारिज जो है वो आपका कानूनी हक है और उनको दाखिल खारिज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जुबानी हेबा रहा हो या हेबानामा के जरिए आप गए हैं, तो अब थोड़ा हर कई सूबों में कानून में जो है बदलाव लाया गया है कि वहां पर वो सोचते हैं कि वो हेबा के जरिए लोग जो है दाखिल खारिज करा लेते हैं, और इस तरह करके कोर्ट फीस जो है वो और स्टैंप ड्यूटी को हड़पने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कहीं कुछ सूबों में अब जो है वो हेबानामा के बिना पर दाखिल खारिज नहीं करते। लेकिन अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड थी तो उस पर किसी तरह का कोई जो है आपका स्टैंप ड्यूटी या कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि सीधा दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके लिए आप वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आप राब्ता कायम करें, उनको एप्लीकेशन दें, और उसके बाद भी नहीं होता है तो उसमें आप डीएम से मिलें और डीएम से मिलकर उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाएं कि साहब ऐसा ना करने का में हमको परेशान किया जा रहा है, तो डीएम उसमें उसकी इंक्वायरी कराएंगे। जी बिल्कुल वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी तफसीली अंदाज में उनके सवाल का जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अपने जो परेशानी है उसके बारे में मशवरा मिल गया होगा। वो अपने करीबी वकील से इस सिलसिले में कानूनी राब्ते के लिए उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो नाज़रीन, लगातार प्रोग्राम वकील साहब में वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने सवाल भी उनसे कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं वकील साहब। अक्सर हम ख़वातीन के ऊपर जुल्म व सितम की तो बात करते हैं, आज हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा था कि जब जहेज़ का कानून आया था उसके बाद कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ हुआ था, कई बार उसमें कुछ गलत रिपोर्ट्स भी गई थी, और अक्सर हंसते खेलते जो घर हैं वो तबाह हो गए थे। तो इस कानून का, बल्कि किसी भी कानून का मिसयूज़ ना हो, ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा किसी मेल मेंबर के साथ इस तरह से होता है कि उनको जहेज़ के झूठे कानून में अगर फंसा दिया जाए, तब वो क्या करें? इसका जवाब हमारे बहुत सारे नाज़रीन ज़रूर आपसे जानना चाहते हैं।
देखिए, इसमें ये है कि जैसे आपने कहा ना कि बिल्कुल सही कहा कि इसका मिसयूज हो रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख जो है इसमें गाइडलाइन जारी की थी, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जिसमें ये कहा था उन्होंने कि लोग झूठे मुकदमे इस तरह लिखाकर कुंवारी लड़कियों को, कुंवारी नंदों को फंसा दिया जाता है, जिसमें उनकी शादियों में दिक्कतें आती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, उन पर मुकदमे चलते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और बाद में पाया गया कि करीब करीब शौहर को छोड़कर सभी के जो है एफआईआर लग जाती है, सभी को क्लीन चिट पुलिस द्वारा दी गई है। जी जी। तो आपने जो कहा कि बिल्कुल कहना जी, इसमें जो मेल मेंबर के खिलाफ ऐसा कार्रवाई हो रही है तो उसके खिलाफ वो ये है कि वो उसको उस एफआईआर को चैलेंज करें और उसको चैलेंज करने के बाद उनको कोर्ट में एफआईआर होती है तो उसको हाई कोर्ट जाए, उस पर प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी और हाई कोर्ट में भी मीडिएशन की कार्रवाई होती है। मीडिएशन में मामला रेफर किया जाता है, जहां बहुत सुलझे हुए मेंबरान होते हैं और काफी वो जद्दोजहद करते हैं समझाने बुझाने की, वहां पर भी मामले सुलझ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कि जब एफआईआर हो गई है, कोई परेशान है तो उसके पास जो जैसा कहे कि वो एक रेमेडी सिर्फ उसके पास यही कि कोर्ट का सहारा ले सकता है, प्रोसीडिंग स्टे करा सकता है, बेल करा सकता है। क्योंकि हम किसी, अगर मान लीजिए किसी लड़की ने या किसी औरत ने एफआईआर लिखा दिया कि हमारे ससुराल वाले या हमारे शौहर ये जुल्म करते हैं, तो मुकदमा भी चलता है, कुछ मामलों में देखा है सजाएं भी होती हैं। वजह क्या है कि किसी के जो मुंह के अंदर जबान है उसको कोई वकील बदल नहीं सकता, कितना भी काबिल वकील हो। अगर हमने ये सोच लिया कि हमको ये कहना है कोर्ट में कि हमारे शौहर ये परेशान करते थे, मारते थे, जुल्म करते थे, तो सिर्फ कोर्ट भी हमारी इस पर जो हमारे कानून की देवी पर पट्टी बंधी है आंख पे, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे यहाँ कानून भी अंधा है, वो उस बयान को, अदालत में दिए गए बयान को ही सच मान के बहुत से बेगुनाहों की सजा भी दे देती है। कोर्ट के, जो आपने कभी कानून के मिसयूज की बात कही, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमारे यहाँ काउ स्लॉटर एक्ट है, उसका मिसयूज शायद मैं चाहता हूँ उससे बड़ा मिसयूज कहीं नहीं है। कि इस पर हमारी जो बातचीत है वो लगातार वकील साहब जारी रहेगी। इस वक्त हमारे एक कॉलर कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल कर सकते हैं। मास्टर अब्दुल रहीम उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करिए। थोड़ा आप तेज आवाज में बात करेंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। हाँ, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सवाल करिए। हाँ, सवाल, एक केस हुआ है यूएस 304 ए, वो जो केस किया है वो केस उठाएगा कि सूरत पर उठाएगा? हेलो, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप पूछना क्या चाह रहे हैं मास्टर साहब? आप जानना क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि वो जो केस किया है, किसने किया है? आपके खिलाफ किया गया है? जी, वो जो केस किया है वो उठाने चाह रहा है जी, तो वो किस ढंग से उठाएगा? किस ताल्लुक से केस किया है उसके बारे में बराए मेहरबानी जानकारी दें। वो एक हुआ क्या, वो एक आदमी आया था हमारे घर, खाना उना खाया, आके छत पे चला गया, वो मोबाइल से बात करते करे इलेक्ट्रिक शॉर्ट में जो है उसका जान चला गया। जब जान चला गया तो वो उनका गार्डियन जो है वो हम पर शक-शुबा करके जो है केस फाइल कर दिया है। जब केस फाइल कर दिया तो उन्हें जब बताया गया कि जो है हम पर क्यों नाहक केस किए, तो वो केस वो उठाने चाह रहा है, तो वो किस ढंग से उठाएगा? ये बताइए कि वो 304 ए में एफआईआर हुई थी क्या? हाँ, एफआईआर हुई है। 304 ए में हाँ जी। हाँ, तो इसमें चार्जशीट लग गई या नहीं? हाँ, लग गई है। हाँ, तो इसमें उठाना चाह रहा है तो आप इसमें जो भी मुलजिम है 304 ए बेलेबल होता है, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें खड़े खड़े जमानत हो जाती है, इसमें बेल कराकर चार्ज बनवा लें और चार्ज बनवाने के बाद जो वादी मुकदमा है, कंप्लेनेंट है, उसका बयान करवा दें और बयान करवाने के बाद उसके बयान में ये भी लिखवा दें कि उसे कोई और गवाही नहीं दे रही है, तो कोर्ट उस मुकदमे को खत्म कर देगी, आप बरी हो जाएंगे। जी वकील साहब, तो बहुत आसान तरीका है। जी बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे।
तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट सैयद अहमद नसीम साहब। नसीम साहब, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे प्रोग्राम वकील साहब में, और लगातार आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जब हमें कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वकील साहब, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट में हलफनामा किसी ने दाखिल किया, लेकिन अगर किसी ने गलत हलफनामा दाखिल किया है और वो मतलब नोटिस में भी आ जाता है, तो फिर इसके लिए कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें कोर्ट को गुमराह करने के लिए कोई झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है, तो उसके लिए अपोजिट पार्टी को पूरा इख्तियार है कि वो सेक्शन 340 धारा 340 जो है, दफा 340 CRPC, जिसमें वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि इसमें इन्होंने गलत बयानी करके कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल किया है, और कोर्ट उसमें उस 340 की एप्लीकेशन पर भी पनिश कर सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट को लगेगा कि मेरे साथ ये चीटिंग की गई है, तो कोर्ट खुद उसमें FIR करा सकती है, जो फ्रॉड की FIR 420 की FIR होगी। तो दोनों तरीके से इसमें कार्रवाई हो सकती है कि 340 भी फाइल की जा सकती है और कोर्ट खुद इस पे FIR कर सकती है। जी बिल्कुल। और वकील साहब, जिस तरह से लगातार आपसे हम कानूनी मशवरा जो है वो ले रहे हैं, इसी का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो हेलो। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। सवाल ये है मेरा कि मेरे वालिद ने इंतकाल हो गया उनका, और छपरा टैक्स या जमीन टैक्स भरा था, वो एकदम इंदिरा जी के इंतकाल के बाद में आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। बराए मेहरबानी आप थोड़ा जोर अपना क्लियर आवाज़ में आप बात करेंगे? हाँ, क्लियर आवाज़ है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, हमारे पास कोई पुरावा नहीं है, और वो आए थे सर्वे करने, उन्होंने बताया था वो हासिल करने के लिए कैसा क्या मालूम करेंगे। हेलो जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वकील साहब, इनका आवाज़ जो थी वो क्लियर नहीं हुई है, मतलब इनकी बात ही समझ में नहीं आई है, और इसीलिए हम अपने तमाम नाज़रीन से बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपना सवाल आप कहीं लिख लें, अपना जो जिससे आप कॉल कर रहे हैं उसका आप नेटवर्क जो है वो भी देख लें, तो आपकी बात जो है वकील साहब तक पहुंच सकती है। बहरहाल आज अब वक्त हमें आगे इजाज़त नहीं देता। वकील साहब, आपका हम अपनी पूरे न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे नाजरीन के लिए ये वक्त निकाला है और हमारे नाजरीन तक बेशकीमती आपने मालूमात, कानूनी मालूमात पहुँचाई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।